अस्सलाम वालेकुम। आप लोग ठीक हैं? तो इंशाल्लाह हम आज ज्वाइन करने जा रहे हैं इसको, इस टॉपिक को कवर करने के लिए एनलाइटनमेंट पीरियड। ठीक है, ठीक है। थोड़ा सा लेट हुआ था, ये 3 मिनट लेट हो गई क्योंकि इट इज प्रॉब्लम इन इंटरनेट। ठीक है, तो यू हैव टू बेयर इट। इन 3 मिनट कैसे नजर आए कि आई विल गिव 3 मिनट्स। ठीक है, तो कल हम पढ़ रहे थे कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है वो कैसे आया। ठीक है, तो उसके बारे में हमने बात की। ठीक है, होप कि आप सब लोगों ने, बिल्कुल आई होप के साथ आप लोगों ने अंडरस्टैंड किया होगा उस चीज को। ठीक है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और फ्रेंच रेवोल्यूशन को अंडरस्टैंड किया होगा सभी लोगों ने। सुजैन, सोफी, आपने किया? यस सर। आपको कोई यस प्रॉब्लम? शीजान खुर्शीद, शीजान खुर्शीद, आपको यस सर। आपको समझ आया? यस सर। ठीक है, आप में से कौन से वो है जो एक मिनट, जो कह रहे हैं कि हमने कोई टॉपिक या आपको कोई टॉपिक मिस हुआ है? आप मुझे बता दीजिए कौन सा टॉपिक मिस हुआ आप लोगों को। मेरा हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सर मेरा ये पढ़ा फ्रेंच रेवोल्यूशन, इससे आगे कुछ नहीं पढ़ा। अच्छा, इससे इससे पीछे कुछ नहीं पड़ा। ठीक है, तो मैं सब्जेक्ट मैटर नेचर एंड सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी, ठीक है, जिसको जिसको जिसने जो लेक्चर नहीं दिया है, ठीक है, उसको मैं सेंड करने जा रहा हूँ। वो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करे कि क्या टॉपिक आपको रह गया। अगर किसी को पहला टॉपिक, मैं उसको पहला टॉपिक सेंड करता हूँ। अगर सेकंड टॉपिक सेंड करता हूँ, या इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन रह गया तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कर सकता हूँ सेंड। ठीक है, जो मैंने पढ़ाया है वीडियो, वही मैं आपको वीडियो सेंड करने जा रहा हूँ। ठीक है, जिसको भी जरूरत हो तो मुझे पर्सनली मैसेज करे। ठीक है, या अगर हो सके तो मैं ग्रुप में डाल सकता हूँ ताकि आप चीजों को अंडरस्टैंड करें अच्छे से। ठीक है, देखिए अब एनलाइटनमेंट याद था। जो एनलाइटनमेंट, इसका मतलब जहन में आपको याद रखना है, व्हाट डज एनलाइटनमेंट मीन। ठीक है, इसको हम एनलाइटनमेंट भी कहते हैं, बहुत सारे लोग उसको रेनाइसेंस का नाम भी देते हैं, या इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन का नाम भी देते हैं, या रेनासा जिसको हम कहते हैं। ठीक है, रेनासा कहिए, रेनाइसेंस कहिएगा। ठीक है, मगर लोग इस पे मुतफिक नहीं है कि रेनेसांस का नाम दे। ठीक है, मगर ज्यादातर लोग इस पे मुतफिक है, इस पे बिल्कुल एग्री है कि एनलाइटनमेंट को हम इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन भी कहा करते हैं, इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन भी कहा करते हैं हम। ठीक है, एनलाइटनमेंट को, एनलाइटनमेंट कितने क्या को मतलब, फॉर एग्जांपल एक ऐसा कमरा जहां पे बिल्कुल अंधेरा ही अंधेरा है, और वहां पे जब हम टॉर्च डालते हैं, जहां जहां से वो टॉर्च की लाइट जाएगी, जहां जिस तरफ भी जाएगी ना, तो उस तरफ वहां पे चीजें दिखती है, उस तरफ वहां पे रोशनी पड़ जाती है, उस तरह हम बिल्कुल इस काबिल होते हैं कि हम किसी चीज को देखें या हम कोई काम करें, हम उस रूम में बिल्कुल एंटर हो जाए उस लाइट की वजह से। ठीक है, इसको कहते हैं हम एनलाइटनमेंट। कौशिक पे में मिसाल अख आइंगुट कमर, ठीक है, जहां पे बिजली ना हो, फिर मोमबत्ती तो टॉर्च नहीं, तो आप जहां जहां वो बिल्कुल उसकी लाइट जाएगी, वहां पे एनेबल होंगे आप क्या चीजों को सेटल करने में, चीजों को देखने में कुव्वत रखेंगे। ठीक है, आएंगे से यूनिट तक यही पड़ा। ठीक, तो सिंपल सेम इज द केस विद एनलाइटनमेंट। एनलाइटनमेंट उससे पहले क्या था? एनलाइटनमेंट से पहले जहालत था। एनलाइटनमेंट से पहले क्या था? लोग बिल्कुल इलिटरेट थे, लोग रैशनलिटी पे भरोसा नहीं करते थे, लोग लॉजिक नहीं ढूंढते थे, लोग रिलीजन को ब्लाइंडली फॉलो करते थे। ठीक है, जो उनका बादशाह कहा करता था वो उसको मान जाते थे। ठीक है, जो बादशाह अगर किसी के खिलाफ बिल्कुल हो जाता तो वो उसका सर कलम कर देता, बिल्कुल मर्डर कर देता। तो ये was आक्स दौर, इससे पहले, एनलाइटमेंट से पहले, कि वहां पे यूरोप में, वहां पे जहालत थी, वहां पे रैशनलिटी नहीं थी, लॉजिक नहीं थी, ढूंढते थे लोग रिलीजन के ऊपर भरोसा करते थे, ब्लाइंडली उस चीज को फॉलो किया करते थे। ठीक है, तो हुआ क्या? एनलाइटनमेंट मीन्स कुछ स्कॉलर्स आ गए, कुछ फिलोसोफर्स आ गए, कुछ पॉलिटिकल साइंटिस्ट आ गए, जिन्होंने लोगों को अवेयर किया और उस जहालत की दौर से निकाला, उस बिल्कुल लोगों को मतलब लोगों को इस लायक बनाया कि वो अकल पे भरोसा करने लगे, रैशनलिटी पे भरोसा करने लगे, लॉजिक को ढूंढने लगे, रीजन को ढूंढने लगे। ठीक है, जो भी चीजें हैं, जो प्रैक्टिकल चीजें हैं, जो हम प्रैक्टिकली प्रूव कर सकते हैं,
उन चीजों के ऊपर लोग बात करने लगे, लोग रिलीजन को चैलेंज करने लगे, रिलीजन को उन्होंने सैक्रोसेंट नहीं माना, फाइनल नहीं माना। मगर how it was possible with the help of few intellectuals, with the help of few political philosophers, political scholars, ठीक है, एंड एक्स्ट्रा बाकी साइंटिस्ट भी थे जिन्होंने यहाँ पे किया था, किसमें, यूरोप में। एनलाइटमेंट कहाँ पे हुआ है, यूरोप में, ठीक है। सबसे पहले एनलाइटमेंट क्या था, इसमें इंटेलेक्चुअल थे, ये एक ऐसा रेवोल्यूशन था, बड़े पैमाने पे चेंजेस थी, इसमें इंटेलेक्चुअल्स काम किया करते थे, जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने लोगों को अवेयर किया, जिन्होंने लोगों के जहन में ये बात डाल दी कि जो आप कर रहे हो ये गलत है, जो आप कर रहे हो, आप जहालत की दौर में हो, आप चीजों को ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हो, आप रिलीजन को ज्यादा भाव देते हो, ठीक है, रिलीजन के जरिए आपको एक्सप्लॉइट किया जाता है। तो ये लोगों को उन्होंने समझाया, और फिर लोगों ने कहा हमें किस पे बिलीव करना चाहिए, इंस्टेड ऑफ दैट अगर आप कर रहे हो तो कह रहे हो कि हमें इन चीजों पे भरोसा नहीं करना चाहिए, फिर उन लोगों ने कहा कि हमें अकलियत पे, जो हमें अकल तस्लीम करे वही उसी चीज पे भरोसा करना चाहिए, हमें रीजन पे भरोसा करना चाहिए, लॉजिक पे भरोसा करना चाहिए, रैशनैलिटी पे भरोसा करना चाहिए, एम्पिरिसिज्म पे भरोसा करना चाहिए, ठीक है, एक्सपेरिमेंटेशन ऑब्जर्वेशन पे भरोसा करना चाहिए, ठीक है। ये क्या है, ये एनलाइटनमेंट के दौर में जो इंटेलेक्चुअल्स है वो लोगों को समझा रहे थे। फिर क्या हुआ, फिर इस समझाने से लोगों में चेंजेस आई, तब्दीली आई, तो उन्होंने बड़े पैमाने पे चेंजेस लाए, तब्दीली लाई अपनी सोसाइटी में, ठीक है। वो अब जहालत के दौर से आप एनलाइटनमेंट चाहिए वन वन कर एक्सप्लेन इन दिस कॉन्टेक्स्ट, इन इंटेलेक्चुअल कॉन्टेक्स्ट, एनलाइटनमेंट चाहिए वन कि कांसे इंसानस या कांसे कौमस या कांसे सोसाइटी जहालत किस दौरस मंज नेबर करुन एंड टू ब्रिंग टुवर्ड्स लाइटिंग, रोशनी की तरफ गामजन कर लेना, असल वक्त हावन, ठीक है, सो वक्त हावन यत पे लॉजिक है, सो वक्त हावन यत पे इंसान ये इंसान रीजन छाड़े, ये इंसान बिल्कुल क्या छाड़े, अब पन्ने अकली पे हम चीज ऐसे अकल तस्लीम कर तुमने चीजों पर कर भरोसा, ब्लाइंडली करने कुछ चीजों फॉलो, इसी को हम एनलाइटनमेंट कहते हैं। किसी बिल्कुल अंधेरे में जो चीज होता है, जो जहालत के जमाने में जो जहालत के जमाने में लोग थे, ठीक है, जो उस इरा में लोग थे, उनको उन्होंने बाहर निकाला, कहा, रोशनी की तरफ गामजन कर लिया। रोशनी की तरफ गामजन कर लेना क्या है, उनको उन्होंने वो बात बताई जो चीजें ठीक है, जो चीजें जिसके पीछे रीजन है, जिसके पीछे लॉजिक है। आप जिंदगी में उन्हीं चीजों को इंपॉर्टेंस दीजिए जो आपकी अकल तस्लीम करेगी, जो आपकी अकल तस्लीम नहीं करेगी वो उन चीजों को आप बिल्कुल छोड़ दो। ये कौन कह रहे थे, ये इंटेलेक्चुअल्स कह रहे थे। उन इंटेलेक्चुअल में हम पढ़ेंगे अभी क्या है, ठीक है। सिंपली हम अगर ये कहेंगे, अब हम एनलाइटमेंट को डिफाइन करेंगे, ठीक है। ये जो 3 लाइन्स है ना, these are most important in order to define enlightenment क्या हो, ठीक है, intellectual revolution क्या हो। Enlightenment was actually a philosophical movement of 18th century। क्यों philosophical movement क्यों कहते हैं, इसमें जो ये जो मूवमेंट थी, ये जो वेव था, इसमें फिलोसफर्स इन्वॉल्व थे, ठीक है, ठीक है, चाहे वो कौन से फिलोसफर्स थे, मगर फिलोसफर्स थे जिनको हम इंटेलेक्चुअल्स कहते हैं। इंटेलेक्चुअल्स मानो आम इंसान, इंटेलेक्चुअल मानो बड़ी बार हस्ती जिसने कुछ कंट्रीब्यूशन की है, ठीक है। तो इन द फील्ड ऑफ नॉलेज, ठीक है, तो a philosophical movement, यहाँ से उस enlightenment हो सो उस intellectual revolution हो सो उस a philosophical movement क्यों कहते हैं, इसमें philosophers involved थे। that took place in 18th century in Europe, ठीक है, 18th century में। वहां पे आएगा ऐसे क्वेश्चन, बताइए एनलाइट कौन सी मूवमेंट, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन, बाकी चीज कौन से फिलोसफिकल मूवमेंट थी, तो आपको यू हैव टू राइट डाउन एनलाइटमेंट वाज ए फिलोसफिकल मूवमेंट। तो कब हुई, 18th सेंचुरी में। 18th सेंचुरी वो क्या चीज, तीनों चीजें मैंने क्यों पढ़ाई साथ साथ आपको, फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ाया, सेकंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पढ़ाया, और थर्ड एनलाइटमेंट पढ़ाया, अगर एनलाइटमेंट पढ़ाया। ये जो तीनों चीजें हैं ना, ये एक दूसरे के साथ रिलेटेड है, याद रखना। यम छ अलग अलग, यम छ तोय वुचो वारिया चीज वुचो तोय इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कैसे आ, फॉर एग्जांपल इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कैसे आ, आपने देखा पूरा बैकग्राउंड पढ़ा, ठीक है। तो ये भी रीजन था, लोग बिल्कुल लोग नई चीजों को डिस्कवर करने लगे।
ये लोग नई चीजों को, नई मशीनरीज आ गई, ठीक है, उनको बिल्कुल उनसे फायदा बेनिफिट उठाने के लिए लोगों ने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लाया, ठीक है, ये भी एक कारण है। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या था? फ्रेंच रेवोल्यूशन में जब मैं कह रहा था फ्रेंच रेवोल्यूशन में कि लोग बहुत सारे दाना इंसान है, फिलोसफर्स है, उन्होंने लोगों को अवेयर किया, अरे क्या चीज, किस में रहते हो, इग्नोरेंस में हो, अभी जहालत के दौर में हो, अभी आप इक्वलिटी ढूंढो, आप लिबर्टी ढूंढो, आप बाकी चीजों की बात करो, ठीक है। तो वो जो है ना, वो इसमें भी आ जाता है, दिस इज आल्सो द बेस ऑफ दैट, क्योंकि 18th सेंचुरी में ये भी हुआ था, एनलाइटनमेंट पीरियड सेम साइमल्टेनियसली लोग एक तरह से लोग मूवमेंट चला रहे थे। कौन सी मूवमेंट? फ्रेंच रेवोल्यूशन अगेंस्ट द मोनार्की सिस्टम, अगेंस्ट द फ्यूडलिज्म, और दूसरी तरफ से ये जो इंटेलेक्चुअल फिलोसफर्स है ना, इन लोगों को अवेयर कर रहे थे ताकि आप इन चीजों के, आप मूवमेंट को आगे बढ़ाओ, ठीक है, समझ आवा? जी सर। पूछो। एनलाइटनमेंट वाज एक्चुअली ए फिलॉसफी, ताकि आप इसकी रिलेवेंस है ना, इसकी जो रिलेवेंस विद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन है ना, वो आप थोड़ा सा ध्यान में रखोगे कि नो, ये these three things are not separate but they are interrelated with each other, ठीक है, इस चीज को आप समझिएगा, ठीक है। It was a philosophical movement that took place in 18th century in Europe। हुआ क्या? इस मूवमेंट के जरिए ट्रेडिशनल, सोशल, रिलीजियस एंड पॉलिटिकल आइडियाज को रिजेक्ट किया गया, याद रखना, ट्रेडिशनल, सोशल, रिलीजियस एंड पॉलिटिकल आइडियाज को रिजेक्ट किया गया एंड गिव emphasis on rationality and reason or logic। याद रखना, जो अभी तक बिल्कुल ट्रेडिशनल, सोशल, चाहे वो सोशो रिलीजियस एंड पॉलिटिकल आइडियाज थे। पॉलिटिकल आइडियाज क्या थे? उनको बादशाह कह रहा था कि आपको ब्लाइंडली चीजों को फॉलो करना है, आई एम हैविंग डिवाइन पावर, ठीक है, आपको ये फॉलो करना है। उनको ये कह रहा था, जा रहा था रिलीजन में कि रिलीजन, बिल्कुल रिलीजन को क्वेश्चन ही मत करो। ट्रेडिशनल वो कह रहे थे बिल्कुल पाने से दुनिया मतलब काम कारण एक्सप्लॉइट होते रहते थे, ठीक है। या बाकी सोशल फैब्रिक जो था, जो वहां के जो फर्स्ट एंड सेकंड एस्टेट वो उनको कहा करते थे, उन्होंने इसी तरीके से उनको सोशलाइज, जो थर्ड एस्टेट है उनको इसी तरीके से सोशलाइज किया था ताकि वो बिल्कुल अगेंस्ट नहीं हो जाते थे किसके? ट्रेडिशनल आइडियाज के, जो बादशाह ने रखे थे, जो उनकी सोसाइटी ने रखे थे, उनसे किनको फायदा पहुंचता था? फर्स्ट एस्टेट एंड सेकंड एस्टेट को, ठीक है। तो इसको उन्होंने किसके जरिए? इस एनलाइटनमेंट के जरिए, इस मूवमेंट के जरिए इन चीजों को चैलेंज किया गया, इनको रिजेक्ट किया गया। मगर वो जो आइडियाज थे, ग्रेट आइडियाज थे, वो क्या थे? ट्रेडिशनल, सोशियो रिलीजियस एंड पॉलिटिकल आइडियाज थे। पॉलिटिकल आइडियाज मीन अभी तक डेमोक्रेसी नहीं थी, अभी तक क्या थी? मोनार्की सिस्टम थे। जो उसके विचार थे, बादशाह के विचार थे, जो फर्स्ट एंड सेकंड जो क्लर्की सिस्टम था, वो पॉलिटिकल आइडियाज उस बिल्कुल वो डिसाइड करते थे कि आपको, हमको सियासत कैसे चलानी है, ठीक है। उनको रिजेक्ट किया गया। तो उसके बदले किसको फोकस किया गया? इसके बदले किसको लाया गया? इसके बदले उन्होंने कहा वी हैव टू एम्फेसिस, वी हैव टू गिव इंपॉर्टेंस ऑन रैशनलिज्म एंड रीजन। रैशनलिज्म एंड रीजन क्या मतलब? अगर बादशाह हमारे ऊपर राज कर रहा है तो क्यों कर रहा है? अगर बादशाह हमको एक्सप्लॉइट कर रहा है तो क्यों कर रहा है? कौन से कारण है, कौन से वजह है? हमारी अक्ल तस्लीम करेगी कि नहीं करेगी, तो ये हमने देखना है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? अगर हम बिल्कुल गरीब है तो क्यों है, ठीक है। अगर हमसे जुल्म होता जा रहा है तो क्यों जुल्म होता है, ठीक है। व्हाई आर बिकमिंग द विक्टिम्स ऑफ एक्सप्लॉइटेशन एंड एलिनेशन, ठीक है। इस चीज के ऊपर उन्होंने विचार किया। इन जो भी लाइफ में चीजें होती थी, उन्होंने कहा हम देख लेंगे, हम आज से, जब एनलाइटनमेंट हुआ इन 18th सेंचुरी में, ठीक है, तो ड्यू टू फिलोसफर बाय मनी फिलोसफर, तो उन्होंने कहा अब लोगों ने ये डिसाइड कर लिया, हम किसी भी चीज को नहीं मानेंगे जब तक हमारी अकल तस्लीम नहीं करेगी। चाहे वो रिलीजन होगा, चाहे वो पॉलिटिक्स होगी, चाहे हमारा मोनार्की सिस्टम होगा, चाहे ट्रेडिशनल आइडियाज होंगे, हम उसी चीज को तस्लीम करेंगे जो हमारी अक्ल तस्लीम करती है, जो जिसके पीछे हमारा हमें लगेगा रीजन सही है, जिसके पीछे हमारा लगेगा लॉजिक सही है, जिसके पीछे हमें लगेगा दिस इज बेस्ड ऑन रैशनैलिटी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। क्लास 1 दलील तो थे या दलील, ठीक है। अजी क्वेश्चन जी सर। When you say Kemuk revolution मकसद was in order to reject या कथ मज आए reject करने traditional, socio religious and political ideas, तो कथ मज बनो
Enlightenment period. Enlightenment movement, enlightenment movement की तन, enlightenment भी तन, या Period. Yeah, period. intellectual revolution ही तन, ठीक है। तो जी, ब्याक sir. चीज आपके दो है ये कहीं वही से enlightenment का enlightenment period पर काफ बड़ा ज़्यादा फोकस करना reason and logic पर या dogmatism या फिर dogmatic go तुम dogmatic beliefs को तुम believe Traditional, sir. हाँ tradition related tradition which we can't Belief prove, in religion. which are not based on reason, जी, sir. उसको हम कहते हैं डॉगमेटिक। ताकि इसलिए Reason. बहुत सारी जगहों पे ऑब्जेक्टिव आया है डॉगमेटिक उस टर्म में यूज किया है, इंस्टेड ऑफ ट्रेडिशन उसमें डॉगमेटिक यूज किया हुआ है, ठीक है। तो किसी ने कंफ्यूज जी, किया sir. डॉगमेटिक को या रैशनलिटी पर बेस्ड है बिल्कुल, जिनको हम ब्लाइंडली चीजों को फॉलो, जहां पे ब्लाइंडली चीजों को हम फॉलो करें उसको हम डॉगमेटिक कहते हैं, व्हिच वी कांट प्रूव with our reason, with our logic, with our logic, ठीक है। तो डॉगमेटिक वहां पे ये क्वेश्चन आएगा, बताइए कौन सा रेवोल्यूशन डॉगमेटिक आइडियाज को रिजेक्ट किया? Enlightenment. रेवोल्यूशन, ठीक है। बताइए वहां पे 18th एनलाइटमेंट कब हुआ? 18th सेंचुरी में। बताइए कौन सी मूवमेंट, कौन से रेवोल्यूशन फिलोसॉफिकल मूवमेंट थी? ये आ सकता है। और लास्ट में ये पॉइंट आ सकता है, बताइए एनलाइटमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किस चीज पे दी गई है? यू हैव Rationality and reason. और लॉजिक जी, sir. समझ आओ, या एम्पिरिसिज्म जो आपको मैंने पढ़ाया, तो वहीं पढ़ो इसी क्या चुन देखे इसके जो सपोर्टर्स थे योता वो समझ त्रे लाइन आयो समझ एनलाइटनमेंट मतलब चीन त्रे लाइन जी सर आपको पढ़ा philosophical movement समझ तो जी सर ठीक है। बाकी लोग कहें प्लीज, बाकी लोगों के यस सर मुझे भी समझ ठीक है। साइमा गौहर यस सर बख्तियार, मनीषा बख्तियार यस सर। चलो ठीक है। देखिए अब इसके जो सपोर्टर्स थे वो जो फिलोसफर्स है वो हम देखेंगे कि कौन सी फिलोसफर्स इस एनलाइटनमेंट पीरियड को, इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन को सपोर्ट किया करते हैं, ठीक है। अब उसमें मॉन्टेस्क्यू है, ठीक है, उसमें रोसो है, उसमें हॉबस है, उसमें जॉन लॉक है। व्हाई आर द फिलोसफर एसोसिएटेड विद द एनलाइटनमेंट पीरियड? याद कीजिए which is Gary Conan, ये जो 40 पेज नंबर 4 ये सॉरी 40 सीरियल एंड पेज नंबर 10 ये बुक का, ये वो बुक है जहां पे ये सेंटेंस लिखा हुआ है। हवास में से कि ये जो इसकी जो लास्ट रेफरेंस अगर आप देखोगे, अगर आप और ज्यादा पढ़ना, कोई इंटरेस्ट रखता है और ज्यादा पढ़ने के लिए, तो लास्ट में बुक का जो लास्ट पेज 3-4 पेज है, ठीक है, तो वहां पे रेफरेंसेस दिए हुए हैं। रेफरेंस मींस बुक के नंबर, बुक के नाम, ठीक है, जहां से मैंने ये लिया हुआ है। तो बुक जो 40 सीरियल पे बुक होगी, ये जो सेंटेंस है ये वहां से लिया गया है, उस बुक को पढ़ के लिया गया है, ठीक है। और पेज नंबर क्या है उस बुक का, अगर आप पढ़ना चाहोगे पेज नंबर 10 है, उस बुक का नाम दिया हुआ 40 सीरियल पे और पेज नंबर है 10। समझ आया आप लोगों को? Yes, sir. Confused regarding this indicators, first indicators book, then indicators page number, ठीक है। अगर आप, इसलिए मैं कह रहा हूँ ताकि कोई इंटरेस्टेड होता है पढ़ने में तो वो पढ़ सके। It introduced the new way of thinking and looking at reality. ये जो एनलाइटनमेंट पीरियड है इसने क्या किया? इट इंट्रोड्यूस अ न्यू वे, एक नया ही तरीका लोगों को दिया, किसके लिए? सोचने के लिए, सोचने समझ के लिए। एंड लुकिंग एट द रियलिटी, जो हकीकत है उसको कैसे देखा जाए। हकीकत थी गॉड जो थिंकिंग वाज नॉट हैविंग डिवाइन पावर्स, ये है ना हकीकत। यस सर, ना हकीकत। और जो जब तक वो उसमें किसमें डॉगमेटिज्म में, जब तक वो इलिटरेसी में, जब तक इग्नोरेंस में वो फ्रांस के लोग पढ़ चुके थे, ठीक है, तब तक उनको ये समझ नहीं आ रहा था, तब तक उनको रियलिटी नहीं आ रही थी, सामने रियलिटी नहीं आ रही थी। जब उन्होंने उस चीज को छोड़ा, हर किसी चीज को, किसी चीज के ऊपर क्वेश्चन करना स्टार्ट किया, ठीक है, रीजन पे, लॉजिक पे, रैशनलिटी पे भरोसा करने लगे, तो फिर उनको दिखा कि इट व्हाट इज द रियलिटी, रियलिटी है क्या। तो वही चीज ये कह रहा है, जो एनलाइटनमेंट पीरियड है, जो एनलाइटनमेंट है, जो इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन है, इट न्यू वे ऑफ थिंकिंग, इट इंट्रोड्यूस्ड द न्यू वे ऑफ थिंकिंग। लोग अब मजबूर हो गए दूसरा रास्ता इख्तियार करने के लिए, एक नए ही नजरिए से ढूंढने के लिए, एक नए ही नजरिए से चीजों के ऊपर देखने को, ठीक है। तो वो मजबूर हो गए। एंड लुकिंग एट द रियलिटी, व्हाट इज रियलिटी, they are expressing, they are knowing the reality by making their senses, by making their rationality,
ठीक है, बाय यूजिंग देयर रैशनैलिटी, बाय यूजिंग देयर लॉजिक, बाय यूजिंग देयर रीजन, ठीक है, वो इस रीजन के पीछे, लॉजिक के पीछे और रैशनैलिटी के पीछे बिल्कुल भागने लगे। अब वो डॉगमेटिक आइडियाज, ट्रेडिशनल पुराने जितने भी आइडियाज थे जिसके जरिए उनको एक्सप्लॉइट किया जाता था, अब वो उन चीजों के ऊपर भरोसा नहीं करने लगे। ठीक है, समझ आओ? जी सर। Yes, sir. यस सर। मैं आपको बताऊंगा अभी, हम इसके बाद हम पहला पैराग्राफ पढ़ेंगे क्योंकि दिस इज फर्स्ट इंपॉर्टेंट। अब individuals started questioning each and every aspect of life and nothing was considered sacrosanct. Sacrosanct क्या हो? सर रीजन पे जो भी Finally होगा। constitution final, constitution final क्यों फाइनल नहीं है? फाइनल इंसान, फाइनल कोई चीज तब रहता है जब इंसान की सोच खत्म हो जाती है, जब इंसान Yes, sir. सोचना खत्म करेगा। ठीक है, साइंटिस्ट इसको कहते हैं फाल्सिफिकेशन कहते हैं। कार्ल पॉपर का एक कंसेप्ट है फाल्सिफिकेशन, कार्ल पॉपर दपन सुच्ची मन नथिंग रिमेन्स फाइनल। कार्ल पॉपर कहता है, वो कहता है कि कार्ल पॉपर कहता है कि कोई भी चीज फाइनल नहीं है, तब तक चीज फाइनल रहती है जब तक हमारा दिमाग काम नहीं करता है। जब हमारा दिमाग उसके ऊपर सोचने लगता है तो हम उसको चैलेंज करते हैं तो वो खत्म हो जाती है, वो फाइनल नहीं रहती है। समझ आवा? कार्ल पॉपर कहां वंत है कि वंस ऑफ व्हेन इज falsification concept came to the, तो क्या लिखो सर? कार्ल पॉपर याद रखना, कार्ल पॉपर। जो मैं चीजें कह रहा हूं ना, यूट्यूब पढ़ो सिलेबस में क्या, मगर आपको पता होनी चाहिए। हो सकता है इस कंटेक्स्ट में वो आ सकता है, सैक्रोसेंट के कंटेक्स्ट में। ठीक है, तो सैक्रोसेंट, ठीक है, इंडिविजुअल स्टार्टेड क्वेश्चनिंग ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ एंड नथिंग वाज कंसीडर्ड सैक्रोसेंट। हर एक एंगल जो इंडिविजुअल, किसकी वजह से आप लोग क्वेश्चन करने लगे? बिकॉज ऑफ दिस एनलाइटनमेंट, बिकॉज ऑफ दिस इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन। ठीक है, इससे लोग अब क्या करने लगे? इससे लोग क्वेश्चन करने लगे हर एस्पेक्ट, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। जिंदगी में कोई भी मरहला है, कोई भी चीज है, कोई भी एस्पेक्ट है, कोई भी वे है, तो उसको वो क्वेश्चन करने लगे, वहां पे वो रीजन ढूंढने लगे, वहां पे वो लॉजिक ढूंढने लगे। एंड नथिंग वाज कंसिडर्ड एज सैक्रोसेंट। ठीक है, कोई भी चीज फाइनल बिल्कुल उन्होंने नहीं रखी। उन्होंने कहा नहीं हो सकती है, तब तक ये फाइनल नहीं रह सकती है जब तक हम इसके पीछे रीजन नहीं ढूंढेंगे, लॉजिक नहीं ढूंढेंगे, तो तब तक ये फाइनल नहीं होगा। फ्रॉम चर्च टू द स्टेट, याद रखना, चर्च टू द स्टेट। अब वो चर्च, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट चर्च, इट मींस रिलीजन क्वेश्चन करने लगे। जो अभी तक मैं आपको बता रहा था कि रिलीजन को वो क्वेश्चन करने लगे। उन्होंने कहा कि अगर डिवाइन पावर्स है किंग को तो हमें बिल्कुल प्रूव करके दिखाइए। किंग फेल हो गया तो वो फिर क्वेश्चन करने लगे किस चीज को? रिलीजन को। ठीक है, रिलीजन को। जब व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट स्टेट मींस पूरे कंट्री को, पूरे मुल्क को। ठीक है, जो उसको चला रहे थे, जो उसका निजाम था, जो इसके नॉर्म्स थे, जो इसके वैल्यू सिस्टम था, उसको वो खत्म करने लगे। उन्होंने उसको माना नहीं। उन्होंने कहा कोई भी वैल्यू, कोई भी नॉर्म, कोई भी रूल, कोई भी रेगुलेशन, कोई भी अथॉरिटी तब तक नहीं मानी जाएगी जब तक हम उसके पीछे लॉजिक नहीं ढूंढेंगे। ये क्यों है यहाँ पे, इससे हमें नुकसान हो रहा है, फायदा हो रहा है, ये हमारी लाइफ के लिए ठीक है कि गलत है? ठीक है, अथॉरिटी, इसलिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? फ्रॉम चर्च टू द स्टेट to the authority to the monarchy, sorry, to the authority of monarchy and so on। बादशाह की जो अथॉरिटी है ना, उसको भी चैलेंज किया गया, जिसकी वजह से फिर चैलेंज हुआ बादशाह की अथॉरिटी को। ऑटोमेटिकली क्या हुआ? डेमोक्रेसी आ गई, मोनार्की सिस्टम खत्म होगा। मोनार्की सिस्टम तभी तक है जब तक बादशाह को लोग मानते थे। जब बादशाह की अथॉरिटी को ही नहीं मानते थे तो जाहिर सी बात है तो क्या होगा? व्हाट विल बी द रीजन, व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंस? कि जाहिर सी बात है कोई सिस्टम मानव को मानता ही नहीं कोई, तो मानव के इटसेल्फ अपने आप खत्म हो जाएगी। ठीक है, उसकी रिलेवेंस खत्म हो जाएगी। ठीक है, अब इस इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन, इस एनलाइटनमेंट की वजह से क्या किया? हर किसी चीज के ऊपर क्वेश्चन किया गया। नथिंग रिमेन्स सैक्रोसेंट। ठीक है, जो भी लाइफ का पार्ट था उसमें वहां पे हर किसी चीज को क्वेश्चन किया गया, तभी उसको एक्सेप्ट किया गया जब उसके पीछे लॉजिक था, जब उसके पीछे रीजन ढूंढा गया। फ्रॉम चर्च टू द स्टेट टू द अथॉरिटी ऑफ द मोनार्की, पूरे सिस्टम को, चाहे वो मोनार्की सिस्टम क्या, बादशाह की अथॉरिटी हो, चाहे वो चर्च हो, चाहे वो स्टेट के लॉज हो, रूल्स,
चीज हो तो हर किसी को चैलेंज किया गया एंड सो ऑन. The root of the ideas such as the belief that both nature and society can be studied scientifically, that human beings are essentially rational. अब लोगों ने किस पे भरोसा किया? लोग ने कहा rationality. हाँ, ह्यूमन बींग्स आर रैशनल. उनको अक्ल, उनको ऊपर वाले ने जो भी है व्हाट एवर द रिलीजन देयर वाज, ठीक है, तो उन्होंने भरोसा किया. उन्होंने इस एनलाइटमेंट के जरिए उनको समझाया कि ऊपर वाले ने हमको अक्ल दी है और ये जो अक्ल है ना, ये इससे हम क्या करते हैं, इससे हम चीजों को साइंटिफिकली प्रूव कर सकते हैं. और यही एक Scientifically prove. जरिया है जो सबसे इंसान में सबसे बड़ी चीज है, जो इंसान में सबसे बड़ी एसेट है. तो हम देखते हैं अगर हमारे पास है तो हम इसको यूज क्यों नहीं करते हैं. तो लोग अब इस पे आए गए, ठीक है. तो बोथ नेचर एंड सोसाइटी कैन बी स्टडीड साइंटिफिकली. उन्होंने अब भरोसा किया जैसे हम नेचर को साइंटिफिकली स्टडी करते हैं वैसे हम क्या कोशिश कर रही उन्होंने जैसे हम नेचर को साइंटिफिकली स्टडी करें वैसे हम सोसाइटी को भी साइंटिफिकली स्टडी करें. साइंटिफिकली मींस बाय सीइंग विद आवर आईज, जो हमारी अक्ल तस्दीक करेंगे बाय विद आवर एक्सपीरियंसेस, ठीक है. Observation. By experimentation, by observation सबसे when we are talking about scientific it means observation, ठीक है. Observation. Yes, sir. That human beings are essentially rational and that a society built on rational principles will make human beings realize their infinite potentials can be traced in the development of science and commerce in Europe. अब ये खाली नहीं, अब वहां पे एक जैसे मैंने कह दिया था ना, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था, ये साथ साथ चल रहा है, मैं बता रहा हूँ. अब लोगों ने दिमाग लड़ाया, उन्होंने कहा जो चीजें डॉगमेटिक है, जो चीजें गलत है हमारी सोसाइटी में, उसको हम रिजेक्ट करते हैं. जो चीजें हमारी अकल तस्लीम नहीं करते उसको हम रिजेक्ट करेंगे. अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने नई डिस्कवरीज की. उन्होंने पहले याद रखना, उन्होंने नई डिस्कवरीज रेवोल्यूशन को जन्म दिया. उन्होंने क्या किया, उन्होंने जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को जन्म दिया तो उन्होंने कहा वी कैन मेक प्रॉफिट these things through these ways. तो उन्होंने ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़ाया. ट्रेड एंड कॉमर्स याद रखना. उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा वी हैव टू ब्रिंग ग्रेट आइडियल्स सच एज इक्वालिटी, लिबर्टी, जस्टिस, बाकी एटसेट्रा. यही इंटेलेक्चुअल उसमें भी फ्रेंच रेवोल्यूशन की जो बेस थी ना, ये इंटेलेक्चुअल में से बहुत सारे इंटेलेक्चुअल उसमें मुलविस थे, उनमें इन्वॉल्व थे, जिन्होंने लोगों को तैयार किया, लोगों को एक प्लेटफॉर्म में लाया ताकि रिवोल्ट करने के लिए, ताकि रेवोल्यूशन लाने के लिए, ठीक है. अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और फ्रेंच रेवोल्यूशन से भी ये जुड़ रहा है. अब हुआ कि इसके बाद होता है वो समझ, Yes, sir. यहाँ तो समझ. अब हुआ कि उसके बाद ये हुआ कि लोग अब ज्यादातर इस पे फोकस किया करते थे. अब उन्होंने छोड़ दिया ना चीजों को, रिलीजन को छोड़ दिया साइड में, अब ये मटेरियल की तरह आ गए. उन्होंने कहा कि अगर हमें किसी कंट्री को इकोनॉमिकली साउंड बनाना, देन वी हैव टू गो थ्रू ट्रेड एंड कॉमर्स. उन्होंने किस चीज को जन्म दिया, Trade and commerce. कॉमर्शियल रेवोल्यूशन. Industrial revolution and scientific उनको revolution. डेमोक्रेसी भी मिल गई. अब उन्होंने इन्वेंशंस भी किए. अब इन्होंने नई मशीन फैक्ट्रीज डाले. अब वो क्या चाह रहे थे, टू बिकम इकोनॉमिकली साउंड. एवरी कंट्री मस्ट इकोनॉमिकली साउंड. याद रखना. एवरी कंट्री मस्ट बिकम इकोनॉमिकली साउंड, ठीक है. Sound. इसने उस चीज ने जन्म दिया, किस चीज को, कॉमर्शियल रेवोल्यूशन को. कॉमर्शियल, द न्यू आउटलुक डेवलप्ड एज अ रिजल्ट ऑफ कॉमर्शियल रेवोल्यूशन. जो इस पे आप फोकस करने लगे कि हमें अब पीछे जो हमारी अकल तस्लीम करती है, हमारी अकल तस्लीम क्या करती है कि अगर हमें इकोनॉमिकली साउंड बनना है, इकोनॉमिकली रिच बनना है, देन वी हैव टू गो थ्रू, देन वी हैव टू इंक्रीज आवर ट्रेड एंड कॉमर्स, ठीक है. जब उन्होंने ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़ा दिया, ये ट्रेड एंड कॉमर्स बाकी कंट्रीज और कंटिनेंट्स के साथ इतना बढ़ गया, वो एक पॉइंट पे आ गए जहां पे वो मजबूर हो गए इस चीज को कॉमर्शियल एक रेवोल्यूशन का नाम देने के लिए, ठीक है. कि ट्रेड एंड कॉमर्स इतना बढ़ गया था, ट्रेड एंड इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट इतने हो रहे थे बिटवीन द कंट्रीज, तो वो उससे पहले इतना इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट नहीं हुआ करता था. ज्यादातर एक्सपोर्ट ही उन्होंने किया, ठीक है. बाकी मुल्कों को माल दिया तो उसको वो मजबूर हो गए क्या नाम देने के लिए, कॉमर्शियल रेवोल्यूशन. याद रखना, Commercial revolution. रेवोल्यूशन का वहां पे चांस नहीं आने का चांस नहीं है ज्यादा, मगर फिर भी पता होना चाहिए कॉमर्शियल रेवोल्यूशन हम किसे कहते हैं. कॉमर्शियल रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू ट्रेड एंड कॉमर्स, कि जहां पे उन्होंने बेनिफिट, जहां पे उन्होंने बिल्कुल कॉमर्स ट्रेड बिजनेस को बढ़ा लिया और एक्सपोर्ट्स को बढ़ा लिया, ताकि इन ऑर्डर टू गेट मोर एंड मोर प्रॉफिट फॉर देयर कंट्री, इन ऑर्डर टू मेक देयर कंट्री इकोनॉमिकली साउंड. समझ आवा? Yes, sir. Yes, sir. एक सेकंड.
commercial revolution and the scientific revolution and crystallized during the French and industrial revolution gave birth to the sociology, gave birth to the as a discipline. as a discipline. ठीक है, और अभी तक इस पॉइंट की हम बात नहीं करेंगे क्योंकि लास्ट में हम चीजों को बात करेंगे, क्योंकि इससे फिलहाल कंफ्यूज, ये चीज यहाँ तक याद रखिएगा, फिलहाल कॉमर्शियल रेवोल्यूशन की तक आ जाइएगा, ठीक है, अभी तक इसको छुइएगा भी नहीं। देखिए यहाँ पे the roots of great ideas, the roots of the ideas developed by the early sociologists are grounded in the social conditions that prevailed in Europe. ठीक है, the emergence of sociology as a scientific discipline can be traced to the period of European history, which saw tremendous socio-political and economic changes as embodied in French Revolution and the Industrial Revolution. देखिए social changes किसमें हुए? सोशल चेंजेस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में हुई। पॉलिटिकल चेंजेस पॉलिटिकल चेंजेस कहां पे हुई? फ्रेंच रेवोल्यूशन। इकोनॉमिक चेंजेस कहां पे हुई? इंडस्ट्रियल। ठीक है, एज एम्बॉडीड इन फ्रेंच एंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ठीक है, ये कह रहा है कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन से सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रेवोल्यूशन, पॉलिटिकल चेंजेस आई, वो रेस्पॉन्सिबल थे फॉर द इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी, एनलाइटमेंट पीरियड। अब हम सोशियोलॉजी, फॉर द इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी। ठीक है, तो ये हम आगे बताएंगे कैसे, हाउ दीज वायर रिपीट दिस पॉइंट सर। यस सर, रिपीट। ये कह रहा हूं कि जो इमर्जेंस ऑफ साइंटिफिक डिसिप्लिन कैन बी ट्रेस्ड, जो सोशियोलॉजी वजूद में आई एज अ साइंटिफिक डिसिप्लिन, ठीक है, कैन बी ट्रेस्ड, इसको हम ट्रेस कर सकते हैं जी सर, to that period of European history, जब क्या हुई थी, जब वहां पे सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल चेंजेस आई थी। उसका मतलब हुआ जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, साथ साथ में क्या, जब एनलाइटनमेंट पीरियड आया। तो ये रेस्पॉन्सिबल, ये तीन चीजें रेस्पॉन्सिबल है फॉर द इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी या एम्बॉडीड। जो इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी है ना, सोशियोलॉजी वजूद में क्यों आई है, वो इनमें छुपी हुई है। उसका राज, उसके रीजन इस फ्रेंच रेवोल्यूशन और फ्रेंच रेवोल्यूशन और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में छुपा हुआ है। क्यों आया है आपको मैं अभी बता दूंगा, फिलहाल आपको यही जहन में याद रखना है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन या सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल चेंजेस वर रेस्पॉन्सिबल फॉर द इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी। ठीक है, सोशियोलॉजी एज अ साइंटिफिक डिसिप्लिन। जी सर। This period of change in European society is known as Enlightenment. जब ये सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल चेंजेस हो रही थी, ठीक है, इकट्ठा, अब क्या कह रहा है, इकट्ठा सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल चेंजेस, इसके पीछे कौन कारण था, इसके पीछे क्या वजह थी, वो थे इंटेलेक्चुअल्स का सोच, वो थी इंटेलेक्चुअल की कोशिश। ठीक है, और उस इंटेलेक्चुअल की कोशिश को हम एनलाइटनमेंट कहते हैं। सिंपली एनलाइटनमेंट थे जो याद तो ये एनलाइटनमेंट हसो ओस अ फिलोसॉफिकल मूवमेंट सो अ पीरियड यूज द 18th सेंचुरी में दैट टुक प्लेस इन 18th सेंचुरी इन यूरोप। याद रखना 18th सेंचुरी, याद रखना। यस सर। बाय रिजेक्शन, जिसने रिजेक्ट किया किसको, ट्रेडिशनल सोशो रिलीजियस पॉलिटिकल बिलीफ उसको। 18th सेंचुरी में। हाँ जी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सर। हाँ वो भी आया था ना 18th सेंचुरी में सर। बेटा 18th सेंचुरी में तीनों रेवोल्यूशन आई थी 18th सेंचुरी में। तीनों आए थे। देखो 18th सेंचुरी में जब हम 17 कहते हैं, नहीं, 1701 to 1799। यस सर। 1701 18 तो उसको हम 18th सेंचुरी, 18th ऑफ सेंचुरी। यस सर। अगर हम 1601 to 17th तो उसको हम क्या कहेंगे, 17th। वेरी गुड। तो ये समझिएगा, ये तीनों तो वेरी गुड है ही। वहां साइड बाय साइड चल रही थी और तीनों चीजें 18th सेंचुरी में ही आ गई। और सोशियोलॉजी भी वहां पे 1839। उसके बाद जब ये हुई थी चीजें, तो फिर सोशियोलॉजिस्ट आए, उन्होंने कहा कि उन्होंने फिर सोशियोलॉजी को 19th सेंचुरी में 1839 में, समझ आया। पहले सोशियोलॉजी से पहले ऑलरेडी जो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ ना, चार्ल्स मॉन्टेस्क्यू, रोसो, थॉमस होब, जॉन लॉक, जो ना ये पॉलिटिकल फिलोसोफर्स है। इसीलिए जब हम वहां पे पढ़ रहे थे कि सोशियोलॉजी द यंगेस्ट डिसिप्लिन, यही से पता चल रहा है कि सोशियोलॉजिस्ट की बात नहीं हो रही, कोई सोशियोलॉजिस्ट इसको सपोर्ट नहीं कर रहा, कोई सोशियोलॉजिस्ट की बात नहीं हो रही है। इमाल दुर्खाइम, कार्ल मार्क्स, बाकी हर्बर्ट स्पेंसर, मैक्स वेबर एटसेट्रा एटसेट्रा, अगस्कोम, वो अभी उनकी बात नहीं हो पा रही, मगर उनसे पहले किसकी बात हो रही है, इन पॉलिटिकल फिलोसोफर्स की। ठीक है, तो ये इन्होंने बात की थी। अभी
अभी तक हम इनकी बात कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं जो पॉलिटिकल साइंस है ना, वो सबसे पहले सोशियोलॉजी से पहले वजूद में आया था। इसीलिए हम सोशियोलॉजी को यंगेस्ट सोशल साइंस कहते हैं। क्यों? सोशियोलॉजी वजूद में आई 19th सेंचुरी में, ठीक है, और ये जो चीजें आ रही थी पॉलिटिकल साइंस बाकी चीजें कहां पे हो रही थी, ये 18th सेंचुरी में ही वजूद आया। समझ आवा? Yes, sir. Yes, sir. साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ये ऑलरेडी वजूद में आ चुके थे, ठीक है। उसके बाद सोशियोलॉजी, अब सोशियोलॉजी क्यों वजूद में आ गई मैं आपको बताऊंगा, फिलहाल आप ध्यान में फिलहाल करिए तो वेट, ठीक है। Yes, sir.